नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज में आपके साथ नितिन माधव इस खास प्रोग्राम के साथ हम साथ साथ है। जी हाँ, देश में चुनाव का माहौल छाया हुआ है। अब ऐसे में चुनाव आयोग ने हाल ही में महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया, जिसके बाद मानो महाराष्ट्र के राजनीति में भूसाल सा आ गया हो। गठबंधन के लिए पार्टियां आपस में सीटों के लिए लड़ती नजर आ रही है, तो कई निर्दलीय उम्मीदवार विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ दूसरे दलों में प्रवेश करते नजर आ रहे हैं। आलम तो यह भी है कि सब दलों के नेता अपने ही काम में लगे हुए हैं। कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई गृह मंत्री बनना चाहता है, लेकिन गठबंधन को लेकर कोई पार्टी अब तक ये खुलकर साफ नहीं कर पाई कि उन्हें अलग अलग चुनाव लड़ने हैं या फिर हम साथ साथ है कि नीति अपनानी है। कुल 9 निर्दलीय विधायकों ने एनसीपी में प्रवेश कर महाराष्ट्र में राकापा को और मजबूत बनाने की बात कही। ये सारे विधायक जो है वो उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की अगुवाई में एनसीपी में शामिल हो गए। पेश है इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव तिथि की घोषणा के बाद महाराष्ट्र में इन दिनों दूसरे दलों के नेताओं को अपने पक्ष में करने का काम जोर शोर से चल रहा है। जलपूर्ति मंत्री दिलीप सोपल समेत 9 निर्दलीय विधायकों ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। इन सभी को राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की मौजूदगी में सदस्यता दी गई। एनसीपी ने अन्य दलों के नेताओं को शामिल कर कांग्रेस पर बराबर सीटें देने का दबाव बढ़ा दिया है। लोकसभा में ज्यादा सीट हासिल करने के बाद एनसीपी कांग्रेस से विधानसभा की 228 सीटों में से 144 सीटों की मांग कर रही हैं। एनसीपी तो वैसे चुप बैठने वाली नहीं है। हमारा तो ये कहना है कि उन्होंने 144, हमने 144 और सामने जाएंगे। सेक्युलर वोटों का बंटवारा बिल्कुल होना नहीं चाहिए, ऐसा हमारे सबका कहना है और हमारी वैसी ही कोशिश चालू है। मैंने बताया ना कि हमारा तो कहना ये है कि 144 होना चाहिए। आखिर हमारे नेता दिल्ली के प्रभुभाई हो, पवार साहब हो, तारिक अनवर जी हो, वो लोग तय करेंगे तो हमें मंजूर है। हमारी लिस्ट अभी भी तैयार है। तो ये एक दफा किसी के पता चलेगा ना कि इतना इतना सीट हर एक पार्टी में लड़ना है तो हम तुरंत हमारी लिस्ट पब्लिश करेंगे। सदस्यता ग्रहण करने के बाद जलपूर्ति मंत्री दिलीप सोपल ने फोन के जरिए पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। नमस्कार, दिलीप सोपल बोलतोय। बोला। आम्ही काही पूर्वीपासून मनालीत होतो हाँ आणि जाहीर करतोय। बर जाहीर ठीक आहे आम्ही अत्यंत आभारी आहे। आपलं मनापासून स्वागत प्रांताध्यक्षांनी केलंय। आम्ही आपला मनापासून आभारी आहे। शामिल होने वाले अन्य विधायक मान सिंह नाईक शिराला से, बालासाहेब पाटील उत्तर कराड से, मकरंद पाटील वाई से, शरद गावित नवपुर से, सुरेश देशमुख वर्धा से और साहेबराव पाटिल अमलनेर से है। ये सभी निर्दलीय विधायक पिछले 5 साल से कांग्रेस एनसीपी की सरकार को समर्थन दे रहे थे। गठबंधित पक्षों का आंतरिक कलह सरेआम खुलकर आने के बाद अब हर पक्ष खुद को मजबूत करने और खुद की अहमियत सिद्ध करने पर आमादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने देखा कि एनसीपी और कांग्रेस का किस तरह का समीकरण है। ऐसा ही समीकरण है बीजेपी और सेना का। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद जो आपसी कलह है ऐलान होने के बाद शिवसेना और भाजपा में जो सीटों को लेकर बंटवारे को लेकर भारी मतभेद है वो अब खुलकर सामने आने लगे हैं। इस मतभेद के चलते विधानसभा चुनाव में कैसा असर होगा ये देखने वाली बात होगी।
पेश है इस पर भी एक हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को भारी बहुमत तो मिला, मगर इस जीत का सारा श्रेय शिवसेना को दरकिनार कर मोदी सरकार ने अकेले ही ले लिया और तभी से गठबंधन में दरार पड़नी शुरू हो गई। मगर अब महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव तिथि की घोषणा हो जाने के बाद आलम यह है कि भाजपा और शिवसेना में सीटों को लेकर खींचतान फिर से बढ़ गई है। अपनी सहयोगी पार्टी को नसीहत देते हुए ज्यादा लालच करने से रिश्ते टूट जाते हैं, ऐसी टिप्पणी करना शिवसेना नहीं भूली। साथ ही गठबंधन के सहयोगियों को जीत का सपना जरूर देखना चाहिए, लेकिन इसके लिए ज्यादा सीटों का लालच छोड़ना होगा, ऐसी टिप्पणी भी उन्होंने की। जो बात मैं कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में लहर चली क्या, तमिलनाडु में लहर चली, नवीन पटनायक जी के यहाँ लहर चली, पंजाब में लहर चली, बाकी जगह लहर नहीं चल रही है, महाराष्ट्र चली, यूपी में चली, तो वो भी एक है ना, साथी कौन है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। लहर आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अगर हम बदनाम होते तो लहर यहाँ भी नहीं चलती। उद्धव ने भाजपा की ओर साफ इशारा करते हुए कहा कि हमारा गठबंधन 25 साल पुराना है, लेकिन बीजेपी को अपनी सीमा में रहना चाहिए। सीट बंटवारे के गणित के अनुसार जो सीटें शिवसेना नहीं लड़ेगी वो भाजपा को दी जाएगी। दूसरी तरफ ऐसी भी धारणा दिखाई दे रही है, यदि चुनाव के बाद शिवसेना, भाजपा और साथी दलों के महागठबंधन की सत्ता आती है तो मुख्यमंत्री केवल और केवल शिवसेना का ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, 11 न्यूज, मुंबई। इन दोनों रिपोर्ट में हमने देखा कि पहला समीकरण जो है एनसीपी कांग्रेस का और दूसरा समीकरण जो है वो सेना और भाजपा युति का। तो जिस तरह से आज सुबह से रुझान आने लगा है चुनाव का, उसमें 3 लोकसभा और 33 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ था उसके रुझान अब आना शुरू हुआ है। अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि बीजेपी या मोदी का जो असर है, लहर है, वो सब इस इलेक्शन में, इस चुनाव में साफ होती नजर आ रही है, नाकामयाब होती नजर आ रही है। और इस बात पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में अमरनाथ शर्मा जी, जो बीजेपी कोऑपरेटिव बैंक सेल से है, और आपका बहुत बहुत स्वागत है अमरनाथ जी। इसके बाद मैं तारुफ करवाना चाहूँगा जयप्रकाश सिंह जी का, जो मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमनिंद्र आशीष जी कुछ पुल बाद। सबसे पहला मेरा सवाल है अमरनाथ शर्मा जी से, जो बीजेपी से है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अब महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा के बाद, 15 अक्टूबर के ऐलान के बाद, जो महायुति को टूटने की खबरें आ रही हैं, कभी कहा जाता है कि हमें एक साथ लड़कर चुनाव लड़ने हैं, कभी कहा जाता है कि हमें अकेला जो अकेले की ताकत है, शक्ति है, वो सिद्ध करनी है। तो क्या लगता है कि आपको आने वाले 1-2 हफ्ते में क्या चित्र साफ हो पाएगा इस गठबंधन को लेकर? अमरनाथ जी, आप बताइए। देखिए, हमारा गठबंधन 25 वर्ष पुराना है और सिद्धांतिक आधार पर बना हुआ गठबंधन है। ये छोटी मोटी बातों से गठबंधन टूटने वाला नहीं। हर बार जब भी इलेक्शन आता है, कुछ बंटवारे के समय इस तरह की बातें हम सब सुनते आए हैं। अंत में सब ठीक हो जाता है, गठबंधन कायम रहता है और इस बार गठबंधन फिर कायम रहने वाला है। मगर कल जो गोरेगांव में पीसी हुई उद्धव ठाकरे, उसमें उन्होंने साफ कहा कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे सीटों के बंटवारे को लेकर। और आज का जो प्रताप रूडी का बयान है, वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब दो जो ध्रुव है उनमें आपस के मतभेद दिखाई दे रहे हैं और वो खुले आम जनता के सामने भी आ रहे हैं।
देखिए, कैमरे में जो बात बोलना और टेबल पर व्यवहारिक बातें करना, दोनों में फ़र्क होता है। जब टेबल पर बैठेंगे, व्यवहारिकता से बातें करेंगे, तो इसका परिणाम अच्छा निकलने वाला है, ये मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल है हमारे दूसरे मेहमान जयप्रकाश सिंह से, जो है मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष। जैसा कि आप कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस और एनसीपी के सीट को बंटवारे को लेकर यहाँ पर भी 144 सीटों पर एनसीपी अपने स्टैंड ले रही है कि हम भी इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि आगे आने वाले दिनों में एक आध हफ्ते में क्या चित्र साफ हो पाएगा इस गठबंधन को लेकर, एनसीपी और कांग्रेस को लेकर? एनसीपी कांग्रेस में तो कोई विवाद है नहीं। माननीय शरद पवार जी ने बोला है कि हमारी मैडम सोनिया जी बाहर गई हैं, आएंगी तो विचार विमर्श करके फाइनल हो जाएगा। इसमें कोई अलगावबाजी है नहीं। आप शिवसेना बीजेपी का जो सुन रहे हैं, जी जी, मुख्यमंत्री हम रहेंगे, मुख्यमंत्री इनके नहीं रहेंगे या उनके रहेंगे, इस तरह का झगड़ा हमारे एनसीपी कांग्रेस में तो है ही नहीं। ये आप तो अभी की बात करें, मैं 2 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ, जिस वक्त एनसीपी कांग्रेस में भी इसी तरह का कलह था, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। सीट मांगना सबका हक है जी, लेकिन जिस तरह से समझौता होता आया है, हमारे वरिष्ठ नेता लोग इस तरह का समझौता कर लेंगे। हमारे यहाँ किसी तरह का इस तरह का विवाद नहीं है जो आप सुन रहे हैं। माननीय अजीत दादा पवार जी भी बोल रहे हैं, उस सीट का फ़र्क है, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं कि हमारा मुख्यमंत्री हम होंगे, वो होंगे, इस तरह का कोई नहीं। बहुत ये तो हमारी एनसीपी और कांग्रेस एक साथ शुरू से रही है। जी जी। अमरनाथ जी, आपको क्या लगता है कि 25 साल काफ़ी बड़ा अरसा होता है और हिंदुत्ववाद के एक मुद्दे पर ही बीजेपी और शिवसेना जो है एक साथ आई है, गठबंधन में बंधी गई है। तो अब क्या ऐसी घटना हुई कि वो रिश्ता तोड़ने की भाषा बोल रहे हैं दोनों तरफ से? जी, मैं आपको बताया ना, ये रिश्ता अटूट है, टूटने वाला नहीं है। पर इलेक्शन के पहले, जैसे हमने पार्लियामेंट में पहले हम ज़्यादा सीटों पर लड़ते थे जी, 32 सीटों पर लड़ते थे। जब ये इलेक्शन आया तो हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमने हमारी सीटें 6 सीटें कम की जी, और 6 की 6 पार्लियामेंट की सीटें हैं जो बीजेपी जहाँ पर जीती हुई थी, वो सीटें हमने शिवसेना को दी। तो अब हमारा हक बनता है कि जब हम पार्लियामेंट में, जब प्राय हम ज़्यादा सीटें लड़ा करते थे और हमने वहाँ से 6 सीटें कम की है, तो विधानसभा में हमको उसी तरह से मौका मिलना चाहिए। ये हमारी जायज़ मांग है और मुझे लगता है जब हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठेगा तो इस बात पर सबका एक मत हो जाएगा। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि एक मत होना ज़रूरी है और उसके बाद ही जो मजबूती है पक्ष को वो मिल पाएगी। जयप्रकाश सिंह जी, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि क्या गठबंधन मिलीजुली सरकार बनाना एक आसान बात है या फिर अकेले के बलबूते पर खुद को सिद्ध करना और खुद की सरकार स्थापन करना ये आसान बात है सेना और बीजेपी के लिए? अकेले के बल पर तो बना ही नहीं सकते। झूठ बोल करके राजनीति कितना दिन कोई करेगा। अभी अभी जो चुनाव का रिजल्ट आया है जी, आप देख ही रहे हैं कि लुभावना दे करके, जादूगरी दिखा करके कितना दिन कोई कर सकता है। अभी सामने आया है कि सच का सच, दूध का दूध और दूध का पानी हो रहा है। तो अकेले तो कर ही नहीं सकते। ये उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा है कि हमारे भी ताकत है जिसकी वजह से बीजेपी जीती है। तो मिल करके भी कोई कर सकता है और मिल करके भी ये लोग सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए जो काम किया है वो हर आम नागरिक कांग्रेस पार्टी को चाहता है। जादुई की छड़ी जो दिखाए, जो सत्ता में आने के लिए लुभावनी बातें किए, उस बात को भी लोगों ने भुला दिया, क्योंकि इस तरह की जादुई छड़ी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। काम टिकता है और काम कांग्रेस पार्टी करके दिखाती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करके दिखाती है। इसलिए इनका गठबंधन होने के बाद भी वह सपना अधूरा ही रह जाएगा कि किसका मुख्यमंत्री, कौन मुख्यमंत्री, क्योंकि सत्ता तो कांग्रेस पार्टी को ही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विकास का काम करती है, झूठी बात नहीं करती। जी जी जी। जिस तरह से आज सुबह से चुनाव के रिजल्ट आने शुरू हो गए, तो ऐसा देखा गया कि मोदी की लहर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में भी इसी तरह का नजर होगा? बीजेपी की जो लहर थी वो साफ होती नजर आएगी? क्योंकि जब अमित शाह मुंबई आए थे दौरे पर, तो उन्होंने कहा था कि हमने राष्ट्र जीता है, अब बारी है महाराष्ट्र जीतने की।
तो क्या कहेंगे आप, इसे आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास कहेंगे? मेरे से प्रश्न है। जी जी बिल्कुल आपसे। देखिए, ये जो अभी बाई इलेक्शन हुए, जी ये बहुत छोटे इलेक्शन थे, जिसमें बहुत शीर्ष नेतृत्व उसमें लगा हुआ नहीं था। दूसरा, कार्यकर्ता भी एक बड़ी लड़ाई लड़कर थोड़ी सी सुप्त अवस्था में आ गए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी इस तरह की जो बातें होती हैं वो लंबे समय में पार्टी को कई बार फ़ायदा पहुंचा देती है। बिल्कुल। हम भी, हमारा कार्यकर्ता भी जो सुप्त अवस्था में पहुंच गया था कि भाई हमने अभी बड़ी लड़ाई जीत ली है, अब तो सब अपने आप ही हो जाएगा, शायद ये मेरा व्यक्तिगत मत है, तो उससे हम उस मानसिकता से अब हम बाहर आएंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे। दूसरा, जब पूरे महाराष्ट्र का, पूरे राज्य का जब इलेक्शन होता है तो सारा शीर्ष नेतृत्व, पूरा परिवार उसमें लगता है, जो बाई इलेक्शन में नहीं लग पाता है। और उसके कारण ये जो हमको थोड़ी सी सीटों का नुकसान बाई इलेक्शन में दिख रहा है, जी जी, वो उसका परिणाम मुझे लगता है। बिल्कुल। अब सीधा रुक करते हमारे वरिष्ठ संवाददाता अवनिंदा आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपके इस प्रोग्राम में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि विधानसभा पर भगवा फहराना है बाला साहब ठाकरे का एक सपना था। आपको लगता है कि ये सपना किस तरह से साकार हो पाएगा, या गठबंधन से, या अकेले दम पर लड़ने के बाद? सबसे पहले मैं शिवसेना, बीजेपी और आरपीआई गठबंधन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जी। आपको याद होगा कि एक इतिहास रहा है, ठाकरे परिवार ने हमेशा से कहा था कि हम राजनीति में परोक्ष रूप से काम नहीं करेंगे, हम किंग मेकर हैं और लगातार हम उस पर नियंत्रण रखेंगे। लेकिन वक्त बदला, सोच बदली और अब उस सोच के साथ साथ एक स्वार्थ दिखने लगा है, खुलेआम दिखने लगा है महाराष्ट्र में, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी है नितिन कि मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं एक अलग तरीके से महाराष्ट्र को चलाऊंगा। हालांकि विवाद भी हुए, कई लोगों ने उनका विरोध किया कि आपको अनुभव नहीं है, वो भी उनको बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही करीबी है, 25 साल का संबंध है। और इस तरह के कई बार वाकये हुए हैं जब ऐसा लगा कि गठबंधन टूट जाएगा। सामने में भी पिछले दिनों आया था कि अगर ये रिश्ता इसी तरह चलता रहा तो तलाक की नौबत आ सकती है। तो कहीं ना कहीं से एक दबाव की राजनीति हो रही है। एक तरफ तो उद्धव ठाकरे कहते हैं कि अगर मैं सीएम बनूं, दूसरी तरफ विनोद तावड़े कहते हैं अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं गृह मंत्री बनूंगा और अजीत पवार को जेल में डाल दूंगा। तो ये जो सोच है, इससे सबसे बड़ी बात ये समझ में आती है नितिन की वाकई हर कोई अपना अपना देख रहा है, और जो जिसके बलबूते आप आते हैं, जिसकी जो समस्या है, जो जनता है, जो मतदाता है, उसकी बात ही नहीं हो रही कहीं पर। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के बारे में भी अलग थलग बातें हो रही है। एक इसी बीच नारायण राणे का एक बहुत खूबसूरत बयान आया है शिवसेना के बारे में कि मंडप का ठिकाना ही नहीं है और सेहरा लेकर खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं से हर कोई बहुत ही मजाकिया तरीके में इस चुनाव को आने वाले दिनों में देख रहा है, क्योंकि आम आदमी लगातार जिस तरह से छला जाता है, शोषित होता है, उसके बावजूद नेताओं की सोच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और ये तय है कि ये जो ड्रामा है सिर्फ दबाव की राजनीति है। हर कोई ज्यादा से ज्यादा चाहता है सीट, लेकिन अगर हम नरेंद्र मोदी की जादू की बात करें तो उसको शिवसेना पचा नहीं पा रही है। और उसको लगता है कि महाराष्ट्र में अगर किसी की हवा है, किसी की लहर है तो वो है शिवसेना की। लेकिन बदलते वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया है। कांग्रेस भी अलग थलग सोच रही है, क्योंकि बड़े भाई और छोटे भाई का जो फर्क होता है उसमें भी कहीं ना कहीं से स्वार्थ ने अपनी जगह बना ली है। यही कारण है कि 50-50% की बात हो रही है। तो जिस तरह से बड़े बड़े डाकू होते हैं वहां भी बंटवारा सीटों को लेकर होता है, जायदाद को लेकर होता है। लेकिन यहाँ पर राजनीतिज्ञ अगर इसी भाषा में बात करेंगे तो जनता बिल्कुल अपने आप को समझ नहीं पाएगी कि मैं किसके साथ जाऊं। लेकिन ये कहा जा सकता है, मेरा जो अपना अनुभव रहा है नितिन, मुझे ऐसा लगता है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा और वाकई जनता को कहीं ना कहीं से एक चपत लगेगी कि आपने जो भी देखा सुना वो सब ड्रामा था। जी आशुतोष जी, आपने बहुत एक सकारात्मक बात कही कि जनता को अच्छा सरकार मिलेगा, अच्छी सरकार मिलेगी। आपने भी बोलते हुए एक बात कही कि विनोद तावड़े और उद्धव ठाकरे को जो कुर्सी का जगह, मंत्री पद का मोह है, वो आकर्षित हो गए और अपनी बखान की भाषा कर रहे हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये कुर्सी का ही मोह है जो दोनों पार्टी को, दोनों पक्षों को एक साथ ले आता है, बीजेपी सेना को, और साथ साथ ये कुर्सी का ही मोह है जो इनको एक दूसरे से परे करना चाहता है? क्या ऐसा कह सकते हैं?
जो उद्धव ठाकरे सामना में एक भाषा यूज करते हैं सीएम के लिए कि आईसीयू में जो मरीज होता है उसकी जैसी स्थिति है, तो कहीं ना कहीं से उनका जो बड़बोलापन है वो सामने आ रहा है। और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कैसा होता है ये दुनिया ने देखा है। उनको सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के ऊपर एक जिम्मेदारी देके भेजा था, लेकिन लगातार बात अनुभव की हीनता की हो रही है। तो सामने में तर्क दिया जाता है कि राजीव गांधी को कौन सा अनुभव था, संजय गांधी को कौन सा अनुभव था, या ऐसे कई उदाहरण हैं। उसी संदर्भ में शिवसेना प्रमुख के जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे, जो पक्ष प्रमुख है आज की तारीख में, उन्होंने कहा है कि बाकी किसी को जो अनुभव नहीं था, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को प्रूव करूंगा। तो कहीं ना कहीं से कुर्सी का जो मोह है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ठाकरे परिवार की तरफ से, जिसे बाला साहब ठाकरे ने महसूस किया था, देखा था, और लगातार जनता तक ये भावनाएं जा रही थी कि शिवसेना की तरफ से या फिर कोई भी मंत्री पद होगा, कोई भी जिम्मेदारी का पद होगा, उसमें राजनीतिक तौर पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। और आज सीएम बनने का सपना देख रहे हैं उद्धव ठाकरे, तो परंपराएं बदलती नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी जो विवाद चल रहा है उसमें भी उम्मीद की जा सकती है कि वाकई सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि दबाव की राजनीति करने का एक फैशन सा चल पड़ा है। और निश्चित रूप से जो अपना ज्यादा दबाव बढ़ा पाएगा उसकी सीट उतनी बढ़ेगी। लेकिन बड़े भाई और छोटे भाई के बीच का जो फासला था वो बिल्कुल सिमट गया है नितिन, और उसमें सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता रह गया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि स्वार्थ का रिश्ता रह गया, और अब इसी स्वार्थ का जो एक रूप है वो ऐलान के बाद, तारीख के ऐलान के बाद सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये सारी जानकारी बांटने के लिए। सीधा अब सवाल करेंगे हमारे अमरनाथ शर्मा जी से, जो बीजेपी से है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अब एक एक बात सामने आ रही है घोषणा के बाद, तारीख की घोषणा के बाद, और विधानसभा तक ये सिलसिला ऐसा ही शुरू रहेगा जब तक 15 अक्टूबर की तारीख नहीं आती, तो आपको लगता है कि और क्या क्या इसमें आगे टर्निंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे बीजेपी और शिवसेना के बीच में गठबंधन को लेकर? नहीं, टर्निंग पॉइंट कोई नहीं आएगा, ये युति हो जाएगी। हम साथ में इलेक्शन लड़ेंगे, अच्छी मात्रा में जीतेंगे। जनता आघाड़ी सरकार से, उसके भ्रष्टाचार से, उसके पॉलिसी पैरालिसिस से सबसे तंग आ गई है। कोई डेवलपमेंट का काम हुआ नहीं है, इसलिए अच्छे मतों से जनता एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी और महायुति को जी जिता कर लाएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल। सारे सर्वे भी यही बता रहे हैं, सारे सर्वे बता रहे हैं कि 200 से ज़्यादा सीटें महायुति को आ रही हैं। इसलिए दोनों पार्टियां या सभी पार्टियां जो महायुति की हैं वो कोई भी नहीं चाहेगी कि ये महायुति टूटे। जयप्रकाश जी, जिस तरह से बिहार में हुआ कि छोटे छोटे गुट एक आकर उन्होंने अपना बड़ा एक जो एस्टेब्लिश पक्ष है उस पर उन्होंने मात दी, तो क्या आपको लगता है कि छोटे छोटे गुटों में ज़्यादा ताकत है, या जो एस्टेब्लिश गुट है बड़े महायुति या गठबंधन के, उनमें ज़्यादा ताकत है, या उनका असर जो है विधानसभा के चुनाव में दिख पाएगा? क्षेत्रीय पार्टी में भी ताकत होती है, क्योंकि वो क्षेत्रीय विकास को लेके चलते हैं जी। और जो बड़ी पार्टी है वो तो समुद्र होती ही है, वो तो कभी सूखती नहीं है। तो दोनों को मिल करके एक ताकत बनता है और दोनों को मिल करके काम करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी उसी का देन है कि 15 साल से यहाँ महाराष्ट्र में सत्ता में है जी, और देश में भी काफ़ी टाइम से सत्ता में है। कुछ लोग जो झूठी वादाएं करके आ जाते हैं, वो कोई 4 महीना, कोई 2 साल, 2.5 साल, 5 साल, उसके बाद चले जाते हैं। फिर कांग्रेस पार्टी जो आम आदमी के लिए काम करती है और रहती है। आज जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से यूपी का चुनाव आया, अभी आपको निर्णय मिला, गुजरात में जहाँ इनकी सत्ता है, जहाँ मोदी जी हैं, वहाँ का भी आपने देखा कि सब जगह से अब ये लोग अपनी जादू खत्म कर हो गई इनकी। जी जी। तो जादू ज़्यादा देर नहीं चलती है। दूसरी बात, इनकी राजनीति क्या चल रही है? हिंदू मुसलमान को लड़ाना, भारत में दंगा फैलाना, इस तरह की राजनीति से जनता उब चुकी है। भारत की जनता आपस में भाईचारा बना करके मिलजुल कर रहना चाहती है। इस तरह का सांप्रदायिक दंगा, प्रांतवाद, जातवाद, धर्मवाद की दंगा करा करके जो राजनीति करता है, उनका साथ यहाँ की जनता नहीं देगी। बिल्कुल, जनता उसको साथ देगी जो पूरे देश को साथ में लेके चलेगा। अमरनाथ जी, बीजेपी कहते कि हमें 135 सीटें चाहिए और उद्धव ठाकरे कहते कि हम सीटों को लेकर बंटवारा कतई नहीं करेंगे, समझौता कतई नहीं करेंगे। तो आपको इन दोनों में क्या स्वर्ण मध्य रखता है, बीच का रास्ता क्या आपके हिसाब से आपके जहन में आता है? मैं आपको पहले भी बताया
जी। कि जब हमारा शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठेगा तो कोई ना कोई व्यवहारिक नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे और ये युति बरकरार रहेगी। इसमें हो सकता है 2 कदम उनको पीछे हटना पड़े, 2 कदम हमको पीछे हटना पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है, पर यह युति जरूर रहेगी क्योंकि पूरी जनता इस अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी आघाड़ी सरकार से तंग आ चुकी है और ये जनता की भावना है कि युति बरकरार है और इसलिए युति रहेगी और सारे नेताओं को मानना पड़ेगा कि युति बरकरार रखनी है और जीतना है और इस भ्रष्टाचारी, दुराचारी सरकार को हटाना है और महायुति को लाना है। लेकिन युति तभी बरकरार रह पाएगी जब कोई एक कदम पीछे हटने को लिए तैयार हो, क्योंकि हम दोनों तरफ से देखते हैं, सेना और बीजेपी दोनों भी अपने अपने जगह पर खड़े हैं, अड़े हैं और कह रहे हैं कि हम कतई इसमें समझौता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। 2 दिन रुकिए, आपको सब ठीक नजर आने लगेगा। आपको लगता है 2 दिन में इसका फैसला हो जाएगा? हाँ, मुझे लगता है 2 दिन में फैसला हो जाएगा। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा है हमारे जयप्रकाश सिंह जैसी कि राष्ट्रवादी भी 144 जगहों पर अड़ी हुई है, तो आपको क्या लगता है इसका स्वर्ण मध्य क्या निकल पाएगा? 144 जगह, इसमें भी कोई आगा पीछा हो सकता है या एक हार जीत या आगे पीछे, एक कदम आगे पीछे होने की संभावना है? देखिए, माननीय शरद पवार जी ने खुद कहा है जी कि माननीय सोनिया गांधी जी जब आएंगी तो हम लोगों का हो जाएगा और 15 साल से हम लोग मिलकर के शासन कर रहे हैं, जी जी, आम आदमी का काम कर रहे हैं और ये 100 दिन पूरा करने में कितना प्रभाव डाले कि सब जगह सब हारना शुरू कर दिए हैं और भविष्य देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारा। अभी चीन के राष्ट्रपति को बुला रहे हैं, उससे पहले वहाँ के लोग 500 मीटर घुस गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बुलाए, वहाँ साल भेंट किए, साड़ी भेंट किए, वो लोग घुस गए भारत के अंदर। इस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि विदेश की भी राजनीति ऐसी है जो डगमगाई हुई है। वो लोग भारत के अंदर हमला करते जा रहे हैं और जवाब देने के लिए नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ तो आतंकवादियों को ये बोल रहे हैं कि दाऊद को लेके आएंगे, यहाँ तो आतंकवादियों को अफजल गुरु को फांसी दिया गया, कसाव को फांसी दिया गया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। इनकी भी एक बार सत्ता आई थी जो आतंकवादियों को कंधार में छोड़ के आ गए थे। तो इस तरह के ये लोग काम करने वाले हैं जिसको जनता अच्छी तरह जानती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। ये कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहती है और सबको साथ में लेके चलती है। बिल्कुल, ये दंगा नहीं फैलाती आपस में, प्रांतवाद और धर्मवाद का और ये नहीं करती। सही कहा आपने कि पब्लिक है और पब्लिक सब कुछ जानती है और जी, इसलिए इनको 100 दिन में ही जवाब देना शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सत्ता महाराष्ट्र में रहेगी जी, क्योंकि 15 साल से चल रही है, आगे भी रहेगी। जयप्रकाश जी, अच्छा काम कर रही है। कमी के चलते हमें बस यहीं पे रुकना होगा और मैं आप सभी का, अमरनाथ जी का और जयप्रकाश जी का, साथ ही साथ अवनिंद्र आशुतोष जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे साथ वो जुड़े और हमारे साथ अपना समय बांटा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए ताज़ा खबरों के लिए लेमन न्यूज़। नमस्कार।